नमस्कार। मैं हाँ, मेरी आवाज सुन रही है? मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ और जो विषय मैंने आज चुना है वो है पीओजे द वे अहेड, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। मैं इसमें एक पावर पॉइंट आपको जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी कम है और मेरा ये मानना है कि इसके बारे में जानने के लिए हमें एक सेकंड, मुझे सॉरी क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट। इसको मेरे को स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, फिर उसके बाद मैं आपसे हाँ स्क्रीन, ये स्क्रीन मेरा दिख रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, लेकिन हाँ, तो इस विषय पे मैं बात करना चाहूंगा, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। और सबसे पहली बात यह है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है क्या। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज का नक्शा है जो अब भारत का नक्शा है। और इस जो नक्शे है, इस क्षेत्र के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जो आज भारत के आधिपत्य में नहीं है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये नक्शे की जो असल स्थिति है, जो आज वास्तविक स्थिति है, वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जो पीले रंग के उसमें दिख रहा है वो क्षेत्र है लद्दाख का जो चीन के आधिपत्य में है, जिसे हम आजकल चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहते हैं। ऊपर आप देखें तो सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है, उसके ऊपर आपको शख्सगाम घाटी दिखती है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दी, और उसके जो बगल में जो आपको डार्क ग्रीन कलर से दिख रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। और जो लेफ्ट साइड में पीले से डार्क येलो कलर में दिख रहा है वो मुजफ्फराबाद, जहां लिखा है ये मीरपुर मुजफ्फराबाद या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन विभिन्न क्षेत्रों में फर्क क्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, आजकल लोग बड़े लूजली बोलते हैं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्या है। तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वो इलाका है जिसे हम मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, और पाकिस्तान उसको एक स्वांग दे रखा है, उसने उसको आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। और अब चूंकि अब दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं तो ये दोनों क्षेत्र अलग हो गए हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाक के आधिपत्य में जो क्षेत्र है, जो चीन के आधिपत्य में क्षेत्र है, उसमें फर्क क्या है, और इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो पाक के साथ हमारा जो विवाद है, जो हमारा डिस्प्यूट है, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। पाकिस्तान ये कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा है। चीन के साथ जो है हमारा सीमा विवाद है। हम चीन के साथ, चीन ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा है, वो ये कहता है कि सीमा यहां जाती है और ये यहां जाती है। क्षेत्रफल कितना है ये मैंने आपको दिखा दिया, 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जो भूमि है हमारी वो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, और करीब 37,000 से ज्यादा भूमि जो है हमारी अक्साई चीन में है। इसके अलावा 5,180 वर्ग किलोमीटर के करीब शख्सकाम घाटी का इलाका भी पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पाकिस्तान के आधिपत्य में क्षेत्र है वहां लोग रहते हैं, वहां एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जनमानस रहते हैं, करीब आधे करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जबकि जो चीन के आधिपत्य में जो क्षेत्र है वो करीब करीब अनइनहेबिटेड है, वहां कोई रहता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण फर्क जो पाकिस्तान और चीन के आधिपत्य में क्षेत्रों के बीच में है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कम से कम NJ 9842 जहां सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है वहां तक डिमार्केटेड है, मतलब नक्शे पर भी चिन्हित है और जमीन पर भी चिन्हित है कि यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल जाती है। लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। ना चीन के साथ हमने आज तक कोई नक्शा बदला है जिसमें हमने ये दिखाया हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां है, और ना ही हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जमीन पर कहां है। इसके बारे में दोनों ही देशों के बीच में कोई सहमति नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान आधिपत्य के अधिक्रांत क्षेत्रों में और चीन अधिक्रांत क्षेत्रों की, जहां तक हम बात करें। जहां तक सवाल पाकिस्तान के आधिपत्य में जो क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान ने दो चीजें कर रखी है। एक है जिसे उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, और एक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि जब से रीऑर्गेनाइजेशन हो गया दो अलग अलग चीजें हो गई। पर पहले ये दोनों एक ही क्षेत्र थे और इनको इसमें दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे वो गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जो 85% जो है इस भूभाग का क्षेत्र है, और जिसके बारे में हम आज बात करेंगे जो पीओजे के है वो सिर्फ 15% क्षेत्र है जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है।
जनसंख्या के मामले में यहाँ पे चीजें थोड़ी विभिन्न है। मीरपुर मुजफ्फराबाद में करीब 70% से ज्यादा लोग हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 30% से भी कम लोग हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि मीरपुर मुजफ्फराबाद को इन्होंने एक स्वांग रचा हुआ है आजादी का, उसे आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को एक उपनिवेश की तरह रखा था। उसका कोई संवैधानिक स्टेटस नहीं था, वहां के लोगों के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे, अभी तक कोई जनतांत्रिक अधिकार भी नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है, इसको इन्होंने सांस्कृतिक रूप से करीब करीब पाकिस्तान के अंदर समावेश कर लिया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में जो है इनकी प्री इस्लामिक कल्चर संस्कृति एक बहुत बड़ी चीज है। और आज की तारीख में जो जितने भी भारत विरोधी गतिविधियां हैं, इनमें अधिकतर जो संगठन है, जैसे लश्कर ए तौयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद, इनके कई कैंप्स जो हैं इस पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में जो है अब कट्टरपंथी विचारधारा फैल रही है, वहां तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता चला है और आगे बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है वो आज भी पीओजेके में एनफोर्स में है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का नागरिक आज की तारीख में मीरपुर मुजफ्फराबाद का नागरिक नहीं बन सकता, जबकि वो गिलगित बल्तिस्तान का नागरिक बन सकता है। ये 74 के साल में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां खत्म कर दिया था। और इसके कारण क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में पठानों और पंजाबियों का एक काफी बड़ी संख्या में जमावटा हो गया है। और अगर हम देखें तो वहां की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मीरपुर मुजफ्फराबाद में इस कंपैरिजन में जो है जनसंख्या उस कदर नहीं बढ़ी है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मंगला बांध बनाया गया मीरपुर मुजफ्फराबाद में। जब इंडस वाटर ट्रीटी बन गई और जो पूर्वी नदियां थी वो भारत को मिली और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को मिली, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे मंगला बांध बनाया। और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो पानी जो था, जो पश्चिमी नदियों का पानी था, वो पूर्वी नदियों के साथ मिलाया गया। क्योंकि जब हमने बांध बनाने शुरू किए तो जो पूर्वी नदियां हैं उनका कोई भी पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाता, करीब करीब जैसे सतलज हो गई, ब्यास हो गई और रावी हो गई, इन तीनों नदियों में नहीं जाता। तो अब ये मंगला बांध को बनाया गया। लेकिन इस मंगला बांध की क्या चीज है कि इसने जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भारी हिस्सा जो है जलमग्न हो गया। और जो इसका जो बांध जो है और इसके कारण जो सिंचाई होती है वो पाकिस्तान की होती है, इस क्षेत्र का कोई लाभ नहीं हुआ। जो बिजली बनती है वो भी पाकिस्तान को मिलती है। अब इसी तरीके से अब पाकिस्तान के चेष्टा कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में भी एक भाषा डैम बनाने की, और जिसके कारण जो भी इलाका जलमग्न होगा वो गिलगित बल्तिस्तान का होगा, जबकि लाभ सारे पाकिस्तान को। एक और फर्क है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ काफी रोष है लोगों में, बहुत ज्यादा विरोध है। जहां तक सवाल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का है तो अपोजिशन जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने जैसे कहा कि सांस्कृतिक रूप से इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की काफी हद तक चेष्टा की गई है। और तो ये तो मैंने आपको विभिन्न हिस्सों के बारे में बता दिया। आज का मेरा जो विषय है वो सिर्फ मीरपुर मुजफ्फराबाद या पीओजेके के बारे में बात करने की थी, तो मैं उसी पे जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझना आवश्यक था कि ये जो पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के जो हिस्से हैं जिसपे विदेशी शक्तियों का अधिकार है, जो गैर कानूनी अधिकार है, ये किस तरीके का है और क्या स्थिति है इसकी। सबसे पहली चीज हमें यह समझनी चाहिए कि 47-48 में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इसके बारे में लोगों के मन में बड़ी गलत धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं। कई बार क्या है कि इंसान वो सोचता है जो हम सोचना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि ऐसा सोचने से हमारी विचारधारा सम्मत होती है तो हम इसको वो करने की कोशिश करते हैं। हमें जानना यह चाहिए कि फैक्ट्स क्या है, उसके बाद जो हम चाहें उसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको ट्वीक कर सकते हैं, जो करना चाहें अपने हितों के लिए। लेकिन तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो सत्य है वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि 47 में आपको मालूम है जैसे ही भारत की स्वतंत्रता हुई तो जो रियासतें थी उनको अंग्रेजों ने यह ऑप्शन दिया कि आप या तो भारत को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। और यहां यह बात समझने की है कि जब यह रियासतों को अधिकार दिया गया तो यह अधिकार रियासतों के शासकों को दिया गया। कांग्रेस ने जरूर एक बार यह कहा कि इसमें लोगों की इच्छाओं को हमें जानना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग का यह कहना था कि ये दिस विल बी एन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। तो अंततः बात यही थी कि ये जो अधिकार था वो सिर्फ महाराजा को था और किसी और को नहीं था।
तो जम्मू कश्मीर जो राज्य के महाराजा थे वो भी पशोपेश में थे कि उनको किस राज्य को ज्वाइन करना है, और उनके जो प्रधानमंत्री थे रामचंद्र काक, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर या तो इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। जब महाराज इसी पशोपेश में थे तो इसी दौरान पाकिस्तान ने महाराजा के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि महाराजा जो है पाकिस्तान को ज्वाइन करें। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उनसे कहना शुरू किया कि मैं कश्मीर विजिट करना चाहता हूं। महाराजा ने कहा भी हालात ठीक नहीं है, आप यहां नहीं आए। पर उन्होंने कहा मैं एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में आना चाहता हूं, सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए आना चाहता हूं। लेकिन ये सब चलता रहा, महाराजा उनको रोकते रहे। इस बीच भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। महाराजा अभी भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया इस बारे में, और जम्मू कश्मीर राज्य भी इस कारण 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया। तो जैसे ही ये हुआ तो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक दल था जो कि पाकिस्तान समर्थक था, उसके नेता जो है पाकिस्तान चले गए और वहां जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को अप्रोच करना शुरू किया। अगस्त के अंत में करीब 30 पाकिस्तानी नागरिक पुंछ में आए और उन्होंने कोशिश की कि वहां पे दो जो बड़े कबीले हैं सुत्ती और सूदन, उनके लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। यहाँ ही हमें समझना चाहिए कि पुंछ एक जागीर होती थी महाराजा जम्मू कश्मीर की, जहां की जनसंख्या करीब 4 लाख के करीब थी। इस छोटे से इलाके से करीब 70,000 लोग फौज में थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फौज में बहुत बड़ी संख्या में डीमोबिलाइजेशन हुआ, और इनमें से करीब 60,000 लोगों को जो है फौज से एकदम छुट्टी दे दी गई। तो ये लोग जब पुंछ में आए तो इनको इंस्टिगेट करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग अवेलेबल थे जिनको कि हम इंस्टिगेट किया जा सकता था। तो ये जो लोग आए, इन्होंने जो है इनको महाराजा के खिलाफ इंस्टिगेट करना शुरू किया। उस साल क्या था कि वहां पुंछ में सूखा भी पड़ा था, तो ये लोग जो है लगाम अपना जो है माफ करने के लिए प्रोटेस्ट करनी शुरू की इन्होंने, और एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट जो है इन्होंने अर्ली सितंबर में पुंछ में होनी शुरू हुई जब महाराजा के खिलाफ। उसमें कुछ नारे इन्होंने प्रो पाकिस्तान भी लगाए, और जब ये लोग नारे लगाए तो महाराजा की सेना ने इसको कंट्रोल करने के लिए जो फायरिंग की उसमें 20 लोगों की मौत हो गई। उसके जो इनके जो लीडर्स थे वो एक अब्दुल कयूम खान करके थे, वो पहाड़ों की तरफ भाग गए और वहां से उन्होंने पुंछ में इंसर्जेंसी शुरू कर दी। ये पहला झटका था, और चूंकि वहां पे इंसर्जेंसी शुरू हुई और पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे इलाके में जो है महाराजा के ऊपर दबाव बनाया जाए, महाराजा की जो अधिकांश सेनाएं थी वो इस इलाके में थी। वो पुंछ में थी, भिंबर में थी, मीरपुर में थी, मंगला में थी, कोटली में थी, और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में थी, मुजफ्फराबाद में थी, और इसके अलावा कुछ जो ट्रुप्स थे उनकी करीब एक बटालियन जो थी वो गिलगित के पास थी। तो ऐसी हालात थी। इस दौरान जो पाकिस्तान में जो लोग गए थे कश्मीर से, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की 3 अक्टूबर को, और इसके बाद पाकिस्तान ने जो है खाने पीने का सामान और फ्यूल जो है कश्मीर में जाना रोक दिया। यह समझने की बात है कि सन 47 में जम्मू कश्मीर का जो कम्युनिकेशन लिंक था वो पाकिस्तान के माध्यम से था। कश्मीर में जाने का जो रास्ता था वो उरी रावलपिंडी होके आता था, रावलपिंडी उरी होते हुए जाता था और वो कश्मीर जाता था। उसी तरह जम्मू का जो कनेक्शन था वो भी पंजाब से था। जैसे जम्मू की ट्रेन जो थी वो सियालकोट से आती थी, जो पुंछ जो कनेक्टेड था वो झेलम से कनेक्टेड था, और जो आज हमारे रास्ते हैं ये बड़े टूटे फूटे रास्ते थे, ये पूरे प्रॉपर रोड्स नहीं थी, यहाँ पे कच्चे रास्ते होते थे। जैसे आज हम राजौरी और अखनूर की तरफ से हम पुंछ जाते हैं, ये रास्ता नहीं होता था। उसी तरीके से जम्मू से जो श्रीनगर जाने का रास्ता है ये कार्ट रोड होती थी, जिसमें कि घोड़ा गाड़ी जा सकती हो या बैलगाड़ी जा सकती हो, लेकिन प्रॉपर रोड नहीं होती थी। तो ये जब स्थितियां हुई और जब इस तरीके की चीज चल रही थी और जैसे लगा कि इनको कि अब महाराजा पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करेंगे, तो 21 और 22 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान की सेना ने जो है सेवानिवृत्त सैनिकों को लेकर, आईएनए के जो पुराने सैनिक थे उनको इकट्ठा कर कर और ये ट्राइबल रेड जो है उन्होंने 21 और 22 अक्टूबर की रात को की। तो जैसे ही ये रेड हुई, ये मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो महाराजा की सेनाएं थी उसके जो मुस्लिम ट्रुप्स थे उन्होंने अपने साथियों को ही मार काट करके और इन ट्राइब्स को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद जो है पुंछ, भिंबर, मीरपुर, मंगला, कोटली, ये जितनी भी जगह थी ये धीरे धीरे गिरती चली गई। उन्होंने मुजफ्फराबाद कैप्चर किया, मीरपुर किया, भिंबर किया, कोटली, राजौरी, उसके बाद उन्होंने उरी पे हमला किया। जब तक महाराजा को खबर पहुंची, महाराजा की जो श्रीनगर में जो जहां पे महाराजा थे वहां पे उनकी सेना बहुत कम थी, क्योंकि सेना की टुकड़ियां जो थी सारी सीमा पे लगी हुई थी, अधिकांश जम्मू इलाके में थी और कुछ जो थी गिलगित की तरफ थी।
तो जो कमांडर इन चीफ थे महाराजा के, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो जितने भी ट्रुप्स वहां पे थे जो रुके हुए थे, उनको लेके वो आगे उरी की तरफ पहुंचे और वहां पे उन्होंने उनका सामना किया। आखिरी व्यक्ति तक उन्होंने सामना किया, लेकिन सारे के सारे मारे गए। और उसके बाद जो है रेडर्स ने उरी कैप्चर कर लिया। उसके बाद बारामूला पे हमला किया, बारामूला को कैप्चर किया और बारामूला में खूब लूटपाट की इन लोगों ने, क्योंकि ये ट्राइबल्स थे, और वहां करीब 3 दिन तक रहे। इस बीच जो है महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की टुकड़ियां जो है श्रीनगर एयरफील्ड पे पहुंची, जब ये ट्राइबल रेडर्स श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ दूरी पर थे। इसके बाद जब श्रीनगर पे धीरे धीरे दबाव बढ़ता चला गया, एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं शलतंग का युद्ध। ये 7 नवंबर 1947 को हुआ, और इस युद्ध में करीब 500 रेडर्स को मारा गया और 150 और मारे गए बाद में। तो उसके बाद जो ये लोग, जो पाकिस्तानी लोग थे, ये वापस भागने लगे और भारतीय सेना आगे बढ़ने लगी। हमने अगले दिन बारामूला को लिबरेट किया, को स्वतंत्र कराया। उसके कुछ समय बाद हम उरी पहुंच गए। ये तो स्थिति इधर थी, लेकिन उधर जो जम्मू के इलाके में स्थिति थी वो बड़ी गंभीर थी। वहां क्या था कि इन रेडर्स ने जो था रजौरी, कोटली, भिम्बर, इन सबको कैप्चर कर लिया था, और पुंछ जो शहर था उसको चारों तरफ से घेर लिया। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि भिम्बर, कोटली वगैरह में एक बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। यहाँ हिंदू, सिख जो थे, इनके ऊपर काफी हमले हुए। तो जो लोग यहां से भाग कर आए, उन्होंने भी पुंछ में शरण ली। अब क्या था कि पुंछ में ये लोग शरण ले चुके थे, लेकिन भारतीय सेना जो जम्मू से थी वो पुंछ तक नहीं पहुंच पा रही थी। काफी कोशिश की गई। तो उरी में जो हमारी सेना पहुंची थी, जो कश्मीर से पहुंची थी, इसको बोला गया कि आप जाके पुंछ को रिलीफ करिए। तो उरी की तरफ से जो ये लोग हाजी पीर होके इन्होंने पुंछ पे पहुंचे, और वहां पे जो लोग थे उनकी उन्होंने मदद की। 28 नवंबर 1948 में हम बड़ी मुश्किल से जो है रजौरी की तरफ से हम पुंछ तक पहुंच पाए। उसके बाद सीज फायर आ गई, और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर एक्सेप्ट हो गई। जब सीज फायर एक्सेप्ट हो गई, तो उसके बाद जो इलाके पाकिस्तान के आधिपत्य में रहे वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर बन गए। इसके बाद 65 की लड़ाई हुई, हमने कुछ इलाका जीता, लेकिन 65 की लड़ाई में जिसने जो भी इलाका जीता वो हमने युद्ध के बाद एक दूसरे को वापस कर दिया, क्योंकि ये ताशकंद समझौते की शर्तें थी। उसके बाद 71 का युद्ध हुआ। 71 के युद्ध में पाकिस्तान ने इस इलाके में करीब 60 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का इलाका और जीता, जिसे छंब का इलाका कहते हैं। और उसके बाद से जो स्थिति है वो आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है। अब ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्या है? इसको पाकिस्तान की सरकार आजाद जम्मू कश्मीर कहती है, और 5 अगस्त 2019 तक भारत के पास इसके लिए कोई ऑफिशियल टर्म नहीं थी। 5 अगस्त 2019 के बाद आज हम इसको कह सकते हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर या पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर। ये 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ पाकिस्तान ने, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और मीरपुर। इसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन में 3 जिले हैं, पुंछ जिले में, पुंछ डिवीजन में 4 डिवीजन। आप कहेंगे पुंछ कैसे उनके पास? पुंछ तो हमारे पास है, लेकिन उनके पास एक पुंछ संभाग है। जो पुंछ जिले का जो हिस्सा उनके पास है उसे वो आज भी पुंछ कहते हैं। इस तरीके से उनके पास 4 जिले हैं। मीरपुर डिवीजन है, उसमें 3 जिले हैं। पाकिस्तान के लोग यहाँ के कानूनन नागरिक नहीं बन सकते। ये मंगला बांध है। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये मंगला बांध उस जगह पे है जहां पे कि मीरपुर करके शहर होता था। जब ये बांध बना तो ये पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मीरपुर के जो लोग थे उनके लिए एक नया मीरपुर बसाया गया। जैसे हमने नया टिहरी बनाया, ऐसे इन्होंने नया मीरपुर बनाया। लेकिन मीरपुर के जो लोग थे ये पानी के जहाजों पे काम करते थे। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ये लोग भाप के जहाजों में जो कोयला डालते हैं भट्टी में, उसका काम करते थे। स्टोकर्स कहलाते थे। तो काफी दुनिया घूमे हुए थे। कुछ लोग अंग्रेज में सेटल थे, इंग्लैंड में। तो जब उनका इलाका जलमग्न हो गया तो इनको जो कंपनसेशन मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहां से माइग्रेट करके इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए। तो आप देखते हैं समय समय पर भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं कई बार इंग्लैंड में। वो ये मीरपुरी लोग ही उसको लीड करते हैं, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि वहां पे लॉर्ड नजीर और कई ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। वो यहाँ इस मीरपुर इलाके के लोग हैं।
एक तस्वीर देखने के लिए कैसी लगता है मीरपुर मुजफ्फराबाद का इलाका। अब जैसे मैंने कहा, यह नक्शा है, आप देख सकते हैं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का, जो आपको ऊपर से नीचे तक दिख रहा है। यहां पे एक आजादी का स्वांग रचा हुआ है। इनका एक अपना प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है। यहां 45 डायरेक्टली इलेक्टेड और 8 इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर असेंबली में होते हैं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां पर जो है, जो लोग हैं, ये जो 45 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सिर्फ इसी इलाके से नहीं इलेक्ट होते। 6 सीटें ऐसे लोगों के लिए हैं जो अनंतनाग, बारामूला या मुजफ्फराबाद जिले से आए हैं और अब पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं। जैसे 2 सीटें हैं इस इलाके से आए हुए लोग जो पंजाब में हैं उनके लिए, या 1 सीट है जो लोग कराची में हैं, 1 सीट है जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में, इस तरीके से। उसी तरीके से 6 सीटें जम्मू इलाके के लोगों के लिए। जम्मू से जो लोग पंजाब में हैं उनके लिए 2 सीट, जो कराची में हैं उनके लिए 1 सीट, जो सिंध में है उनके लिए 1 सीट, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है उनके लिए 1 सीट, इस तरीके की। और जो 8 इनडायरेक्ट इलेक्टेड सीटेड हैं वो 5 महिलाओं के लिए हैं, 1 उलेमा के लिए है, 1 विदेश में रहने वाले लोगों के लिए और टेक्नोक्रेट के लिए। इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब कुछ है। अब आप पूछेंगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे यहां भी कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर से डिस्प्लेस हो रखे थे। अगर हम चाहें तो इसी मॉडल को फॉलो करके उनके लिए सीटें बना सकते हैं कि वो कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए 2 सीट, जो कश्मीरी पंडित पंजाब में रह रहे हैं उनके लिए 1 सीट। इस तरीके से हम भी चाहें तो एक ये मॉडल बन सकता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब यहां पे भाषाएं क्या बोली जाती हैं यह आवश्यक है, क्योंकि जब हम उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र कहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए वहां क्या भाषा बोली। यहां कश्मीरी बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम। कुछ ही गांव हैं जहां पे कश्मीरी बोली जाती है और बहुत ही कम संख्या में। जो अधिकांश लोग भाषाएं बोलते हैं वो पहाड़ी पोटवारी भाषाएं बोलते हैं। मीरपुरी, पहाड़ी, पोटवारी, ये एक दूसरे से मिलती हुई भाषाएं हैं। इसके अलावा हिंदको भाषा बोली जाती है जो पाकिस्तान के हजारा डिवीजन जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां बोली जाती है, जो एबटाबाद, मनशेरा वगैरह में बोली जाती है। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो यहाँ लोग बोलते हैं गुजरी बोलते हैं, गुर्जरी, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में लोग बोलते हैं, हरियाणा में गुज्जर होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो बोली जाती है। कुछ लोग जैसा मैंने कहा कश्मीरी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ जो उत्तर की तरफ इलाके हैं वहां शीना भाषा बोली जाती है जो गिलगित बल्तिस्तान में भी बोली जाती है। कुछ लोग पश्तो बोलते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की भाषा है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी ही यूनिक भाषा बोली जाती है कुंदल शाही। यहाँ पे एक गांव है कुंदल शाही, वहां पे ये एकमात्र गांव है, वहां पे ये भाषा बोली जाती है कुंदल शाही। ये यूनिक भाषा है। इस इलाके में हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है वो शारदा पीठ है। ये जो आप देख रहे हैं शारदा पीठ है, इसका क्या महत्व है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद हो, जगत गुरु शंकराचार्य को भी जगत गुरु जब ही माना गया जब शारदा पीठ के जो पंडित थे उन लोगों ने माना कि हाँ आप सबसे विद्वान हैं, आपकी विद्वानता का लोहा, उनकी विद्वता का लोहा माना। और जब शारदा पीठ के लोगों ने उनको कहा, तो पुराने जमाने में अगर आप पुराने जितने भी इतिहास लोगों ने लिखा है आप देखें, इब्न बतूता आया या ह्वेनसांग आया, इन सब ने शारदा पीठ की बात की है। ये बहुत बड़ा पीठ था जहां पे लोग पढ़ते भी थे, जहां मंदिर भी था, सब कुछ था। शारदा माता का मंदिर होता था और वहां पे लोग ज्ञान भी करते थे। यूनिवर्सिटी टाइप भी थी साथ में साथ। आज ये जो है खंडहर में है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वहां पे कई और मंदिर भी हैं लेकिन कोई भी मंदिर या श्राइन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शारदा पीठ। अब ये सब मैंने आपको बता दिया। वे अहेड क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि क्या हमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के बारे में मालूम? तो हमें पहली चीज तो उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उस इलाके को अपने में जोड़ना चाहते हैं तो पहले वहां के लोगों, वहां की जानकारी, वहां की भाषाएं, वहां की भूगोल के बारे में हमें जानना जरूरी है। अब जो है हमने डिलिमिटेशन करना है जम्मू कश्मीर का, तो जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं इसमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 सीटें हैं तो 24 सीटें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए कर दी, ऐसा नहीं। मिक्स सीटें हो सकती हैं कि अगर आपकी पुंछ की सीट है तो उसमें कुछ इलाका पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का है, कुछ इलाका आपके यहाँ है जिससे जहां पे चुनाव होगा, बाकी जगह शायद न चुनाव हो। इस तरीके से मिक्स सीट्स भी हो सकती हैं जिसमें कुछ इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हो, कुछ इलाका दूसरी तरफ हो। इस तरीके से बनाने की जरूरत है। उसी तरीके से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो भी लोग भारत में जहां पे भी है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन सीट के लिए।
कि अगर हम कोटली सीट के लिए चुनाव करा रहे हैं तो कोटली से जो लोग आए हैं वो एक कैंडिडेट चुन सकें, या अगर हम भिंबर का चुनाव करा रहे हैं तो भिंबर से जो लोग आए हैं, क्योंकि हम वहां चुनाव नहीं करा सकते, जो लोग वहां से आए हुए हैं वो चुनाव करें। आज स्थिति यह है कि हम श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस चलाते हैं, पुंछ रावलाकोट बस चलाते हैं, किनके लिए? डिवाइडेड फैमिलीज के लिए। तो क्या हम उन लोगों के लिए बस नहीं चला सकते जो सांस्कृतिक रूप से विभक्त हो गए? क्योंकि शारदा माता जो है कश्मीरी पंडितों के लिए और काफी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, तो सांस्कृतिक रूप से उनके लिए शारदा माता को जाना बहुत आवश्यक है। तो क्या हम उनके लिए इस बस सर्विस की बात नहीं कर सकते कि भाई जो हमारे कश्मीरी लोग हैं वो शारदा माता के मंदिर तक जा सकें? एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब पाकिस्तान की सरकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है, या जब मंगला बांध बनाती है, या वहां की कुछ चीजें बनाती हैं, तो इन सब चीजों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। वहां के लोगों को, जैसे अभी कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है, वहां पे लोगों के पास ना मास्क है, ना पीपीई किट है, ना मेडिकल सप्लाईज है, ना खाने का सामान दिया जा रहा है। क्या हम कम से कम एक पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि क्योंकि ये हमारे नागरिक हैं, हम इनको ये सहायता देना चाहते हैं? इस तरीके की कुछ चीजें हमें करनी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को लगे कि भारत सरकार उनके हितों को अपने ध्यान में रखती है, उनको अपने दिल में रखती है। साथ ही साथ आवश्यकता यह है कि अब चूंकि हमने एक रीऑर्गेनाइजेशन किया है, तो जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर एक पीओजे के अफेयर्स का एक एडवाइजर होना चाहिए जो सरकार को बताए, क्योंकि आज काफी लोग हैं जो इस क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, दुनिया में कई जगह गए हुए हैं या भारत में ही आए हुए हैं। उनमें से हमें किसी एक को एक एडवाइजर बनाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उगलते रहते हैं। तो क्या हम उनमें से किसी को एडवाइजर बना सकते हैं जो भारत सरकार की नीति निर्धारित करे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से? इसके कारण एक बहुत बड़ा इमोशनल दबाव, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है। और अंत में सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा उस मौके का जब हमें मौका मिलेगा, और हमें यह मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो एक राष्ट्र है इसकी ज्यादा दिन तक गुजर बसर हो सकती है, क्योंकि जिस समस्याओं से पाकिस्तान ग्रस्त है ये आगे चलकर कभी ना कभी बिखराव के कगार पर आएगा, और हमें उस मौके का इंतजार करना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो ये कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर से हमारा अभिन्न अंग है, ये हमारा फिर से अभिन्न अंग मिल जाए। इसके साथ ही बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और इसके बाद अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें, ये मेरी कुछ किताबें हैं, अगर किसी को इसके ऊपर कोई